हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी के जो सी सेट का एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर आए हैं। और सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया, क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेट मिला इसीलिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है तो देखिए। तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 entrants, a player in eliminated whenever he lose a match. It's a given that no match results in tied draw. How many matches are played in the entire tournament? तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि जब इवन वैल्यू होती है हमारे पास में, तो जब इवन वैल्यू हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना होता है, सिंपल n-1 करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब आपके पास में ओड वैल्यू होती है तो आपको क्या करना होता है, n+1 करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर इसके बेसिक तरीका देखना चाहें तो बेसिक तरीके में क्या रहने वाला है, इसका थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि आज क्वेश्चन काफ़ी रहने वाले हैं। तो देखिए कि हमारे पास में 150 मैच खेले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 75 कैंडिडेट जीत जाएंगे और 75 कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, हमारे पास में हार जाएंगे। उसके बाद में जब नेक्स्ट हमारे पास में चलेगा 75, तो उसमें क्या होगा, 37 कैंडिडेट जीत जाएंगे प्लस में 1। अभी मैंने बोला ना कि हमें क्या करना है इसके अंदर। और उसके बाद में 37, तो 37 जब मैच होंगे तो उसमें अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये पता चलेगा कि 18 प्लस में 1 आ जाएगा। जब 18 मैच की बात चलेगी तो हमारे पास में पूरे 9 बनेंगे। और जब 9 की बात चलेगी तो हमारे पास में क्या होगा, 4 और 1 आ जाएगा। और जब 4 होगा हमारे पास में तो क्या बनेगा, 2। और लास्ट में 2 में से 1% जीत जाएगा और 1% हार जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आंसर निकल कर आएगा, 149 आंसर निकल कर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी रहने वाला है वो हमारे हिसाब से क्वेश्चन सही रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि विच नंबर अमंगेस्ट 2e⁴, 3e⁻21, 4e⁻18 एंड 8e⁻12 इज द स्मॉलेस्ट। यानी इनमें से हमें क्या बताना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो यानी रियल में हमें क्या गिवन है कि 2e⁴, उसके बाद में 3e⁻21, उसके बाद में 4e⁻18 है। तो अगर आप सी सेट का एग्जाम दे रहे हो तो इसका मतलब आपको पता होगा कि हम 4e⁻18 को क्या लिख सकते हैं, 2e⁻36 लिख सकते हैं। और वहीं पे 8e⁻12 है तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2e⁻36 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि ये दोनों की दोनों एक जैसी वैल्यू रहने वाली है। और यहाँ पे 2e⁻40 है तो इसका मतलब ये एक अपने आप में बड़ी वैल्यू आएगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें ये पता चलेगा इसका जो आंसर आएगा वो लगभग 1.09 थोड़ा ज़्यादा बड़ा निकलेगा। वहीं पे इसको अगर हम पॉइंटों में चेक करें तो 6.87 आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, 6.87। यानी ये आगे भी अब आंसर चलेंगे हमारे पास में, यानी ये एग्जैक्ट 1.09 नहीं है। लेकिन जब मैं इसको चेक करूँगा तो मेरे को ये पता चलेगा जो इसका आंसर आएगा वो 1.04 आएगा। तो इन 4 नंबर में हमारे पास में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहने वाली है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, 3e⁻21। तो यानी आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, इन दोनों के आंसर तो एक जैसे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन रहने वाला है। हमें बोला गया अ बिल फॉर रेट 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशन 50 रुपये 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ नोट। 50 नोट्स इन ऑल आर यूज्ड। यानी हमें बोला गया जो भी 50 रुपये के नोट है वो सभी सभी यूज हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें कुछ एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू रहने वाली है। तो पहली कंडीशन में क्या है, 25 नोट्स ऑफ रेट 50 आर यूज्ड एंड रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन। देखो पहली कंडीशन में क्या बोला गया है कि 50 रुपीज़ के जो हमारे पास में नोट्स हैं वो क्या हो गए हैं, आगे यूज हो गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए 50 रुपीज़ के कितने नोट हो गए, 25 नोट यूज हो गए। अब जो बाकी बच गए हैं वो नोट किसके रह गए, एक तो 10 रुपये के और एक 20 रुपये के। पहली कंडीशन तो ये है। अगली कंडीशन में क्या कहा गया है, अगली कंडीशन में बोला गया है कि 35 नोट्स किसके, 20 रुपीज़ के यूज्ड हो गए
और जो बाकी बचे हैं वो मेरे पास में किसके बचे हैं, 50 और 10 रुपये के बचे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें हमें कहा गया है कि 20 नोट्स कितने के, 10 रुपये के यूज हो गए हैं, और जो बाकी बचे हैं वो हमारे पास में कितने बचे हैं, 50 और 20 रुपये के बचे हैं। ओके, तो हमें ये कुछ दिया गया और हमें ये बताना कि इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो करेक्ट है और कौन सी कंडीशन विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो हमें ये पता चलेगा कि 50 रुपये के उसने 25 नोट्स यूज किए। ओके, तो इसका मतलब यानी 1250 रुपये तो क्या बना देंगे, 50 रुपये बना देंगे। उसके बाद में टोटल हमें जो नोट यूज करने हैं वो कितने यूज करने हैं, 50 नोट यूज करने हैं। अब 50 में से क्या हो गए हैं, 25 नोट तो हमारे पास में यूज हो ही गए हैं। अब 25 नोट यूज हो गए हैं, बाकी कितना बचा, बाकी बचे 25 नोट। अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट भी उठाता हूँ 20 रुपये, आप इंटू करिए क्या मिलेगा, 550। उसने कहा कि सारे के सारे यूज हो जाने चाहिए, तो हमारा तो 1840 बनना चाहिए था। अब इन दोनों का अगर मैं जोड़ करके देखूँ तो मेरे को ये पता चलेगा कि 1840 नहीं बन रहे, तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूँ, तो सेकंड कंडीशन में हमें ये पता चला कि 35 जो नोट है वो 20 रुपीज़ के यूज हुए हैं, तो यानी मेरे को ये पता चला 700 रुपये तो 20-20 रुपये के यूज हो गए। अब बाकी कितने नोट बचे, 15। अब इन दोनों नोट्स में से अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू 50 उठाकर चलता हूँ तो मेरे को ये पता चलेगा कि 50 से इंटू करूँगा तो 750, दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे को ये पता चलेगा 1450 रुपये ही यूज हुए। लेकिन हमें कितने इस्तेमाल करने हैं, 1840 रुपये का बिल बना है, तो यानी ये कंडीशन भी हमारे पास में सही नहीं रहने वाली। हम तीसरी कंडीशन उठाते हैं, तो तीसरी कंडीशन में हमें पता चला कि 20 नोट यूज हुए 10 रुपये के, तो यानी 200 रुपये हमारे पास में ये आ गए हैं। ओके, उसके बाद में बाकी बचे 30 नोट। ओके, जो अब यहाँ से अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू उठाऊँ तो वही हमारे पास में 50 रुपये बनेगी। अगर इंटू करूँ तो मेरे को ये पता चलेगा कि 1500 रुपये बनते हैं, और इसमें 200 ऐड करूँ तो हम कह सकते हैं कि 1700 रुपये बने हैं। तो अगर अब देखें तो हम तीनों की तीनों कंडीशन जो है इसको फॉलो नहीं कर रही है, तो मेरे हिसाब से जो इसका ऑप्शन है वो डी रहना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पता चला कि विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। तो इसका आंसर तो आपने भी चेक कर लिया होगा, क्योंकि जैसे आप बाहर निकले होंगे और आपने सबसे पहले अपने मोबाइल में यही क्वेश्चन जरूर चेक किया होगा कैलेंडर में जाके, और आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, हमारे पास में डी 7 आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग and they together for 50 meter in the same direction and reach a point. X turns right and run 60 meter. Okay, while Y turn left and run 40 meter. Then X turn left and run 50 meter and stop. While Y turns right and turn 50 meter and then stop. तो how far are the two friends from each other? तो हमें ये बताना है क्या होगा। ये जो आंसर लगे हुए हैं ये किसी बच्चे ने आंसर लगाए हैं, ऐसा हो भी सकता है कि आंसर सही भी हो और गलत भी हो, तो आप इनको सही ना मानें। ठीक है जी। तो देखिए हमें ये बोला गया है कि 2 फ्रेंड है, कौन है, 2 फ्रेंड है एक्स और वाई। सबसे पहले वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। सपोज करिए ये दोनों के दोनों फ्रेंड एक ही डायरेक्शन में गए। ओके, तो हमें क्या बताया कि हमें ये पता चला कि 50 मीटर तक दोनों के दोनों फ्रेंड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में गए। उसके बाद में ये बोला गया एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट आ गया हमारे पास में। ओके, तो एक्स टर्न करता है राइट, तो एक्स क्या करेगा, टर्न करेगा राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो एक्स का जो राइट रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ये रहने वाला है। ओके, और यहाँ पे जो एक्स चलता है वो कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। तो हमने एक्स को 60 मीटर चला दिया। उसके बाद में हमें ये कहा गया है एंड वाई टर्न लेफ्ट, और वाई इसका अगर ये राइट रहने वाला है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाई का जो लेफ्ट रहने वाला है वो ऊपर ही रहने वाला है। तो ये कितना चलेगा, ये 40 मीटर चलेगा। तो हमने क्या किया, इसको 40 मीटर चला दिया। उसके बाद में हमें ये बोला गया है क्या, 40 मीटर। देन एक्स टर्न लेफ्ट, अगर मैं अब इसके लेफ्ट की बात करूंगा तो इसका लेफ्ट कौन सा आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगी दोबारा से। अब इसको कितना चला गया है, अब ये कितना चला है, 50 मीटर चला है। और वहीं पे अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई क्या करता है, वाई अपने राइट चल रहा है, क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो उसका जो राइट होगा वो हमारे पास में ये रहने वाला है। तो कितना चला, वो भी 50 मीटर चला। तो ये
अगर मैं कहूँ तो सी सेट का सबसे इजी क्वेश्चन था सब एस्पिरेंट के लिए। आगे हमें पूछा गया कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। तो आई थिंक सो आप सबका ये आंसर सही रहा होगा कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहने वाली है वो क्वाइट 100 मीटर डिस्टेंस रहने वाली है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही ऑप्शन माना जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 20 10 10 15 30 75 और एक्स। तो इसको हमें समझ लेना चाहिए था कि हमें क्या दिया गया। तो हमें क्या दिया गया, 20 दिया गया। 20 को मैं कितने से इंटू कर दूं कि मेरे पास में 10 आ जाए। तो हमें ये पता चलेगा कि अगर मैं 0.5 से इंटू कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आगे देखो 10 को मैं कितने से इंटू करूं कि मेरे को क्या मिले, 10 मिले। तो मेरे को 1 से इंटू करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे हमें बोला गया है 10 को मैं कितने से इंटू करूँगी, 15 आ जाए तो 1.5, तो हमें 15 मिलेगा। तो अब आपको सीक्वेंस समझ आ गई होगी कि सबके बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 0.5 का डिफरेंस चल रहा है। तो उसके बाद में अगर मैं 15 को कितने से इंटू करता हूँ, 2 से, तो हमारे पास में जो आंसर रहने वाला है वो कितना, 30। और उसके बाद में 13 को मैं इंटू करता हूँ, 30 को मैं इंटू करता हूँ 2.5 से, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो 75 आएगा। तो इसी सीक्वेंस को अगर मैं फॉलो करते हुए 75 को 3 से इंटू करूँगा तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो 225 आंसर रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटिंग इक्विडिसेंट फ्रॉम ईच अदर अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। तो कंसिडर करनी है हमने किसको, जो भी हमें स्टेटमेंट दी गई है उनको। तो हमें क्या बोला गया, हमें ये बोला गया कि हु इज सीटिंग ऑन द इमीडिएट ऑफ ए। तो ए के लेफ्ट में कौन बैठा है इस समय, हमें जस्ट ये बताना है। तो आगे बोला गया बी इज सीटिंग अपोजिट टू सी। तो मैंने आपको अभी बताया कि जिस टाइप से अगर स्टेटमेंट है तो उनको साथ साथ में लिख लेना चाहिए। किसके बीच में, बी और सी के बीच में रिलेशन है, यानी बी अपोजिट है किसके, बिल्कुल सी के। और डी इज सीटिंग अपोजिट टू ए, तो डी किसके अपोजिट बैठा है, हमारे पास में ई के बैठा है। ओके, तो एफ इज सीटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट बी, यानी जो हमारे पास में एफ बैठा है वो कैसे बैठा है, वो बी के लेफ्ट में सिट करता है। तो अब हमें अपनी कंडीशन को बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मुनासिब रहेगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या बनाते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल में क्या दिया गया, हमें 6% दिए गए और पहले 6% में हम पहली कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो कंडीशन में क्या कहा गया कि बी के अपोजिट सी रहने वाला है, तो हमने पहली कंडीशन को फॉलो किया। उसके बाद में हमें बोला गया है कि जो डी है तो डी के अपोजिट कौन रहने वाला है, ई रहने वाला है। अब बी के लेफ्ट में, तो बी के लेफ्ट में कौन बैठा है इस समय, एफ बैठा है। ओके, हमने जो अभी तक हमें पता था वो हमने फॉलो किया। अब हम कंडीशन देखते हैं कि हु इज सीटिंग ऑन द इमीडिएट ऑफ ए। तो अब ए के बारे में तो हमें कुछ बोला ही नहीं गया ना कि ए को हम कहाँ बिठा सकते हैं। ए को तो हम यहाँ भी बिठा सकते हैं, ए यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है, तो ए तो कहीं मर्जी आ सकता है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलेगा स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हम करेंगे नहीं, ये बात सही नहीं है। स्टेटमेंट बी अलोन इज सफिशिएंट टू बी आंसर, नहीं, इससे भी नहीं बता सकते हम आंसर। बोथ स्टेटमेंट, देखो अभी बोथ स्टेटमेंट से क्या हमें पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है बिल्कुल भी कि भी ए की जो पोजीशन है वो रियल में क्या रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर रहना चाहिए वो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 5 फ्रेंड्स पी क्यू और एक्स वाई एंड जेड परचेज सम नोटबुक्स, द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो यही वो स्टेटमेंट वाली बात करेगा और हमें आंसर निकालना है। तो मैंने बोला कि टाइम की सेविंग करने के लिए आपको जो भी स्टेटमेंट दी गई आप साथ साथ में लिखते जाएं। तो क्या बोला गया, जेड परचेज 8 नोटबुक मोर देन एक्स। तो हमें क्या बोला गया, जो जेड है वो एक्स से 8 नोटबुक ज़्यादा परचेज करता है, तो पहली कंडीशन हो गई। पी एंड क्यू टूगेदर परचेज 21 बुक, यानी पी प्लस क्यू अगर दोनों मिला दिया जाए तो ये क्या करता है, 21 बुक को परचेज करते हैं। आगे बोला गया क्यू परचेज 5 नोटबुक लेस देन पी, यानी पी से जो क्यू है वो क्या करता है, 5 बुक लेस देन परचेज करता है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया एक्स एंड वाई, यानी
एक्स और वाई ये दोनों मिलकर कितने बुक को परचेज करते हैं, ये 28 बुक को परचेज करते हैं। अब पांचवी कंडीशन देखिए, पी परचेज 5 नोटबुक मोर देन एक्स, यानी जो पी है वो क्या करता है, एक्स से 5 बुक ज़्यादा परचेज करता है। तो अब देखो हमने जितने भी कंडीशन दी गई थी उन सबको राइट डाउन कर लिया और हमें आंसर बताना है। और आप सभी को पता होगा बहुत इजीली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो क्या बन जाएगा 2p, 21 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 26, p का आंसर कितना आ जाएगा 13। तो अब हमें ये पता चला अगर p 13 है और इस p की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे को क्या पता चलेगा, मेरे को ये पता चलेगा जो क्यू है, क्यू का आंसर क्या रहने वाला है 8 आंसर रहने वाला है। अगर p और क्यू का आंसर आ गया तो मैं क्या करूँगा, p की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो p की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास में जो x का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, x को उठा के दूसरी तरफ कर लेते हैं तो 8। तो मेरे पास में x का उत्तर भी आ गया है, मेरे पास में क्यू का उत्तर भी आ गया है। अब मैं x के आंसर को ऊपर, x के आंसर को यहाँ रख देता हूँ। ओके, तो x का आंसर अगर रखा जाएगा तो y इज इक्वल टू 28 और y का आंसर कितना आ जाएगा 28 माइनस में 8। ओके, तो y का आंसर हो जाएगा 20। तो हमें y का भी पता चल गया। x का आंसर ये पड़ा है तो मैं क्या करता हूँ ऊपर वाली वैल्यू में पुट करता हूँ। तो z माइनस x की जगह क्या रखेंगे हम 8 इज इक्वल टू 8। तो z का आंसर जो बनेगा 8 प्लस में 8 यानी z का आंसर आ जाएगा 16। तो हमारे पास में सब आंसर आ गए। तो अब हमें ये बताना है कि टोटल कितनी नोटबुक को परचेज किया गया। तो नोटबुक कितनी हमारे पास में बनी है, तो नोटबुक हमारे पास में बनी है 13 एक है, 8 एक है, 16 प्लस में 8 प्लस में 20। तो देखिए 5 कंडीशन थी, 1 2 3 4 5, जोड़ लीजिए सबको। तो अगर हम सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास में लगभग कितना आ जाएगा 8 8 16 16 32। 32 के अंदर अगर मैं 20 प्लस करूँगा तो 52 आ जाएगा और 52 के अंदर अगर मैं 13 ऐड करूँगा तो मेरे को ये पता चलेगा कि हमारा जो आंसर रहने वाला है, सॉरी दोबारा जोड़ के देखिए, 8 और 8 16, 16 और 16 32 हो जाएगा और हम ऐड करेंगे तो 65 नोटबुक परचेज की गई। ओके, 65 नोटबुक परचेज की गई और हमें ये बोला गया प्रत्येक नोटबुक कितने रुपए की आ रही है 40 रुपए की। तो इसको आप क्या करिए 40 से इंटू कर दीजिए और जो आपका आंसर निकल कर आएगा तो आंसर बन जाएगा आपके पास में 2600। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका आंसर रहने वाला है वो ए ऑप्शन सही रहने वाला है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि 8 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल equidistant from each other facing the center of the table, not necessary in the same order. B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C। तो हमें ये पता चला कि जो B और D है, ओके, जो B और D है उसके साथ में C ना तो यहाँ हो सकता, ना यहाँ हो सकता और ना ही इनके अपोजिट हो सकता। तो पहली कंडीशन तो हमें ये पता चली। ओके, तो हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है। अगली कंडीशन में हमें क्या बोला गया है, ए सीट इन बिटवीन ई एंड डी। तो यानी जो ई है वो किस, जो ए है वो किसके बीच में है, ई और डी के बीच में है। तो सेकंड कंडीशन हमें ये पता चले। ओके, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हमें ये बोला गया है एंड ए सीट इन बिटवीन ई एंड डी, एफ सीट इन बिटवीन बी एंड एच। यानी बी और एच के बीच में कौन बैठा भाई, एफ बैठा है। वैसे रियल में बताऊं तो बेटा मेरे को सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन यही लगता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान से हमें क्या करना होता है, अपना बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि हमारे हिसाब से क्या बनकर तैयार होगा। तो हमने एक सर्कुलर टेबल बना ली, 8% बिठाने हमने, तो हम क्या करते हैं 2 4 6 और 8। तो जो पहली कंडीशन है वो मेन सी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो इक्वेशन है वो सी से ही स्टार्ट कर देते हैं। सपोज करिए हमने सी ले लिया। अब जो सी है इसके अपोजिट बी नहीं होना चाहिए, अपोजिट डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बी नहीं आ सकता, यहाँ पे डी नहीं आ सकता। ओके, तो आपको इसको फॉलो करना है। तो एक बार हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद में हमें ये पता चला कि जो ई है, ओके, तो जो ई है वो किसके बीच में आ रहा है हमारे पास में, तो ई आ रहा है ए और डी के बीच में। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ई को हम यहाँ पे बिठा देते हैं
और भाई ए को इन दोनों के बीच में बिठा देते हैं। ओके, तो अब देखिए सी के अपोजिट डी नहीं आ रहा है, तो पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। उसके बाद में हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो एच आ रहा है और बी आ रहा है उनके बीच में एफ आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यही ख़त्म कर देता हूँ कि हमारे पास में जो एच है और बी इनके बीच में ना आए। ओके, तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, तो एच आ जाएगा हमारे पास में। इन दोनों के बीच में जो रहने वाला है वो हमारे पास में क्या रहने वाला है, एफ रहने वाला है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, अब क्या बचा हमारे पास में, सिंपल 1% बच गया है जी। तो अब देखिए जो जो कंडीशन बोली गई थी, क्या कंडीशन पूरी हो गई। हमें ये कहा गया था जो सी है वो बी और डी के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए। देखो सी बी और डी के अपोजिट भी नहीं है और साथ में एडजेसेंट भी नहीं है। उसके बाद में जो ए है वो ई और डी के बीच में होना चाहिए, तो वो इन दोनों के बीच में भी आ रहा है हमारे पास में। उसके बाद में ये बोला गया हमें कि जो एफ है वो एच और बी के बीच में आना चाहिए। तो देखो एफ है, एच और बी के बीच में आ रहे हैं, तो हमारी सारी की सारी कंडीशन सेट बैठ गई है। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, बी सीट इन बिटवीन ए एंड जे। तो देखो बी ए और जे के बीच में नहीं जी, पहला कंडीशन नहीं है। उसके बाद सी सीट अपोजिट टू जी, तो जो सी है वो जी के अपोजिट नहीं बैठे हैं, तो ये कंडीशन भी नहीं बैठती। ई सीट अपोजिट एफ, तो देखो ई और एफ जो है वो अपोजिट है, तो हम ये कह देंगे जो हमारे हिसाब से जो आंसर रहने वाला है वो इसका सी आंसर रहने वाला है। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हाउ मेनी सेकंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक, एक्स डेज, एक्स आवर, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और रियल में क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। तो हमें क्या बोला गया, हमें ये कहा गया है कि एक्स वीक्स, ओके ठीक है जी, प्लस उसके बाद में एक्स डेज, ठीक है जी, उसके बाद में हमें बोला गया है एक्स आवर, उसके बाद में हमें बोला गया है एक्स मिनट, ओके, उसके बाद में हमें बोला गया एक्स सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा दिया गया है। तो आप ना इस क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी पीछे से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहने वाला है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या बोला गया, 1 सेकंड, तो हमने 1 सेकंड लगा दिया, प्लस यहाँ पे लगाते हैं प्लस। अब उसके बाद में x मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 60। उसके बाद में x लगा देंगे हम सभी के साथ में, तो एक बार हम सिंपल ही लेकर चल रहे हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, सॉरी एक मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर आपको सेकंड बनाना है तो आप उसको 60 से इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में जो निकल कर आएगा 3600 सेकंड आ जाएंगे। उसके बाद में देखो 1 घंटे में अगर 3600 क्या होते हैं मिनट, 3600 सेकंड होते हैं, तो एक दिन में कितने हो जाएंगे, आप इसको 24 से इंटू कर दीजिए। अगर आप 24 से जो इंटू करेंगे तो हमारे पास में लगभग एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी वो बंद करते आ जाएगी 86400। उसके बाद में जो ये वैल्यू आई है उसको आप क्या करिए 7 से इंटू कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में इतना होता है तो 7 दिन में तो ज़्यादा होगा। हम क्या करते हैं इसको इंटू करते हैं, तो 60480। अब आप क्या कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। अगर हम सबको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो बनकर तैयार हो जाएगा 694,861 और सारे x, तो इसके साथ में x लगा दीजिए। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि P, Q, R, S, T and U are 6 member of a family. R is the spouse, यानी R is the spouse of Q। तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले बना लीजिए क्या दिया गया और क्या नहीं दिया गया है। तो हमें ये बोला गया है जो R है वो Q की स्पाउस रहने वाली है, तो R जो है वो Q की स्पाउस है। लेकिन एक सबसे जो मेन दिक्कत हमारे पास में यहाँ आएगी, तो स्पाउस का मतलब क्या होता है, पति और पत्नी दोनों होता है। तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इनमें से जो हस्बैंड और वाइफ है वो कौन रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दोनों के दोनों ऑप्शन लेकर चलते हैं। तो मैं लेडीज़ के लिए तो यहाँ पे ट्राइंगल का यूज कर रहा हूँ, ओके, और साथ में जेंट्स के लिए इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, मैं एक सर्कल लगा रहा हूँ। यानी ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। सेम प्रोसीजर मैं इस पर भी लगाता हूँ,
लेडीज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल और उसके लिए यूज कर रहा हूँ। तो आर हमारे पास में क्या है, इसके स्पाउस है। तो जो पहली कंडीशन थी वो हमने उठा ली। उसके बाद में बोला गया यू इज़ द मदर ऑफ टी, यानी जो यू रहने वाली है वो हमारे पास में क्या रहने वाली है, टी की माता रहने वाली है। जो यू है वो टी की माता रहने वाली है। तो अब देखो यू के बारे में तो एग्जैक्ट बोल दिया उसने कि ये एक लेडीज रहने वाली है, ठीक है, लेकिन अब तक टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन अब हमें ये पता है कि जो यू है वो क्या है, टी की माता रहने वाले हैं। ओके, जितना हमें इन्फॉर्मेशन समझ आए उतना एक बार आप लिख लीजिए। उसके बाद में हमें ये बोला गया एस इज़ द डॉटर ऑफ यू, यानी जो एस है वो क्या है, डॉटर ऑफ यू है। तो आप कहीं पे एक बार एस को साइड में ले जाइए और ये भी क्लियर कट पता है हमें कि भाई ये एक लड़की है, क्योंकि ये यू की एक डॉटर है। इतना हमें पता चल गया। उसके बाद में हमें क्या पता चला आगे, डॉटर ऑफ यू, पीज डॉटर इज टी, यानी जो एक पर्सन है हमारे पास में पी, अब ये नहीं पता ये जेंट्स है या बॉयज है, जो भी है एक बार हम इसको लेके चलते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ से क्लियर कट हो गया ना, जो टी है वो भी अपने आप में एक लड़की है और साथ में वो पी की क्या है, डॉटर है। अब पी की डॉटर है और लेकिन यू उसकी माता है, तो इसका मतलब जो पी और यू है वो आपस में कपल रहने वाले हैं, ठीक। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया गया है, तो देर आर टू कपल। तो अब देखो दो कपल तो हमें पता चल गया ना, एक तो ऊपर वाला कपल हो गया आर और क्या, एक कपल कौन हो गया, यू और पी हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमें शायद एक इसमें इंफॉर्मेशन हमसे रह गई है, तो जो आर है वो सन है किसका, पी का। तो ये बोला गया कि जो आर है, आर का सन है पी, तो यानी ये हमारे पास में एक जेंट्स रहने वाला है। ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने उसके हिसाब से अपना डायग्राम बना लिया। तो देखिए क्या बोला गया है, हमें ये कहा गया है कि क्याऊ इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ टी, कि जो क्याऊ है वो ग्रैंडफादर है टी के। तो अब देखो हम ये तो डिसाइड ही नहीं कर सकते ना कि जो क्याऊ है वो एक मेल है या फीमेल है, तो हमें तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद में क्याऊ इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी, तो अब देखो जो पहले ऊपर हमारे पास में प्रॉब्लम आई तो वो तो यहीं भी दोबारा आ रही है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद में बोला गया आर इज़ द मदर ऑफ पी, तो जो आर है वो हमारे पास में मदर है पी की, लेकिन अब देखो दोबारा से यही मेल और फीमेल की प्रॉब्लम दोबारा से आ रही है, तो हम इसके बारे में भी नहीं बोल सकते। आगे देखिए, टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्याऊ, हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि टी से तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना कि वो मेल है या फीमेल है, तो हमें तो ये पता है कि वो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है उसकी ग्रैंड डॉटर रहने वाली है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो हमारे हिसाब से सही रहने वाला है। चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इन द सीरीज ए बी सी, और इस प्रकार से एक सीरीज दी गई है। तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा देखा और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनने वाला भाई ये क्वेश्चन, अगर आपने किया हो तो आप इसको ऐसे बना लीजिए ए बी, ओके, उसके बाद में ए बी सी, उसके बाद में ए बी सी डी, और उसके बाद में ए बी सी डी और ई। तो हमें ये बोला गया विच लेटर अपीयर एट द 100th प्लेस। तो देखो पहले में एक आया, उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ई के बाद में एफ आएगा, ओके, लेकिन एफ आएगा तो उसके ऊपर 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट में क्या आएगा, जी आएगा, तो उसके ऊपर 7 आ जाएंगे। उसके बाद में एच आएगा, तो एच के ऊपर क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँगा तो आई आएगा, तो आई के ऊपर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद में के आ जाएगा, उसके बाद में एल आ जाएगा, 10 और 11, ठीक है जी। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो हमें ये पता चलेगा जो एम है फिर एम आ जाएगा, और एम के ऊपर कितना आ जाएगा, 12। तो एक बार हम क्या करते हैं, सबको सबसे पहले काउंट कर लेते हैं और हमें पता चल जाना चाहिए कि इनका क्या आंसर आने वाला है। सॉरी, हमारे पास में यहाँ पे आई के बाद में जे आना था, ओके, तो यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में के आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 3 6,
और 6 4 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 6 21 हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 45 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, आगे 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, अगर 66 के अंदर हम कितना ऐड करते हैं 25 ऐड करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ तक हमारे पास में 91 बन जाएगा, यानी m तक 91 बना। तो अगले प्लेस में हमें 100 पूरा करना है। अगर हमें 100 पूरा करना है तो यानी अब हमारे पास में कितने रह गई है वैल्यू, 9 रह गई है। तो अब देखो 9, तो 9 कौन सी आएगी आई। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही रहने वाला है वो ऑप्शन क्या सही रहने वाला था, आई से सही रहने वाला है, क्योंकि 9वें प्लेस पर आई ही आएगा। उसके बाद में हम आगे तो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे डिजिट जो लेके चलने हैं वो कितने लेके चलने हैं 100 डिजिट लेकर चलने हैं। तो इसका जो ऑप्शन आई है वो सही रहने वाला है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा भी ट्रिक लगाते तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए क्या बोला गया, ए हैज़ सम कॉइन्स, ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर। देखो ये कंडीशन दी गई ना, ये कंडीशन सिंपल आपको पजल करने के लिए दी गई है। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए आसान था। उसके बाद में बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर, ओके टू सी, सी भी यही प्रोसीजर दोहराएगा और डी भी सेम प्रोसीजर दोहराएगा। तो हमें ये बोला गया डी हैज़ नाउ इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। देखो यहाँ पे कितनी सफाई से उन्होंने अपने कंडीशन को दे दिया है। तो यानी हमें ये पता चला कि भाई जो डी के पास में है वो 2 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यू है, वो आपको पता है ना। तो 2 डिजिट की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है 10 होती है। तो अब जो ये 10 है ये क्या है, सी के पास में जितने भी कॉइन्स थे उसके आधे से 2 ज़्यादा है, ओके। तो सी के पास में क्या रहा होगा अगर आप वैल्यू निकालना चाहें। अब ये देखो क्वेश्चन हम सीधा नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करेंगे। तो आधे से 2 ज़्यादा, तो 2 घटा दो एक बार तो 8 बन गया, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। तो अगर मैं कहूँ कि सी के पास में क्या था, सी के पास में 16 कॉइन्स थे, 16 का आधा करूँगा तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 10 हो जाना था। अब सी से पहले हमारे पास में कौन रहा था बी, तो बी के सामने भी सेम ही प्रोसीजर दोहराया गया था कि जो 6 सी को मिलता है वो सी के आधे से 2 ज़्यादा मिलता है। तो हम पहले इसमें से 2 घटा देते हैं तो 14 बनेगा और उसका फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर डबल कर देते हैं। तो डबल करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा 28 बन जाएगा, ओके। तो हमारे पास में जो ये वैल्यू रहने वाली है तो ये वैल्यू कितनी रहने वाली है 28 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं ए की। तो अब ए के पास में कितना रहने वाला है, तो ए के पास में जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है तो वो देखें क्या आंसर आ जाएगा। तो अब हम बी की बात करें तो बी में हमें ये पता चलेगा कि जो बी है वो भी सेम प्रोसीजर दोहरा रहा है, यानी ए के आधे से 2 ज़्यादा है। तो आप क्या करिए इसमें से 2 घटाइए यानी 26 और 26 का डबल कर दीजिए 52। तो अब देखिए अब कितना इजी तरीके से आपका जो आंसर है वो निकल गए हैं। यानी जो ए के पास में कॉइन्स रहने वाले थे वो कितने रहने वाले थे 52 कॉइन्स रहने वाले थे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स में पजल करते हैं तो आई थिंक सो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनने वाला था। तो इसका आंसर हमारे पास में डी ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 पर्सन ए बी एंड सी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। तो हमें क्या बोला गया, हमें ये कहा गया कि भाई ए और बी के बीच में कितने पर्सन है 4 पर्सन है, ओके। उसके बाद में हमें कहा गया बी एंड सी के बीच में जो है वो कितने पर्सन है, वो 11 पर्सन है, ओके। तो अहेड ऑफ सी एंड 13 बिहाइंड ए, यानी हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो सी के अहेड हैं, सॉरी दोबारा से देखते हैं कि इफ़ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, यानी सी से आगे जो हमारे पास में पर्सन रहने वाले हैं वो 11 पर्सन रहने वाले हैं, ओके। और जो ए है तो उसके बाद में अहेड ऑफ सी एंड 13 बिहाइंड ए, और ए के जो बिहाइंड रहने वाले हैं वो 13 पर्सन रहने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इन 4 कंडीशन को फॉलो करना है और हमें ये बताना है कि
कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू, यानी लाइन में कम से कम कितने पर्सन हो सकते हैं। तो देखिए इन क्वेश्चन को अगर हम बनाते तो काफ़ी बहुत ईजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। तो देखिए हमने इसको सीक्वेंस को मैंने मेरे हिसाब से बनाया है, तो मेरे हिसाब से बनी सीक्वेंस कुछ ऐसी थी CA B। ओके, तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो A और B थे, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन आने वाले थे, 4 पर्सन हमारे पास में आने वाले थे। और वहीं पे अगर मैं बात करूं B और C की, तो B और C के बीच में कितने पर्सन रहने वाले थे, 11 पर्सन रहने वाले थे। अब देखिए B और C के बीच में कितने आ गए हैं हमारे पास, तो अगर मैं इसके अंदर A और C अगर हम ऐड कर दें यहाँ पे 2 पर्सन, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे A और C के बीच में 2 पर्सन ऐड कर देते हैं और उसके बाद में B के आगे 3 पर्सन और जोड़ देते हैं, तो क्या पता चलेगा, 2 4 6 3 9 10 और 1 11। तो हमारे पास में जो C से आगे पर्सन रहने वाले थे, तो तीसरी कंडीशन C से आगे कितने पर्सन रहने वाले थे, 11 पर्सन रहने वाले थे। तो पहली कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है। ओके, उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो मेरे को ये पता चलेगा जो A है, A से जो पहले हमारे पास में पर्सन रहने वाले थे, तो वो कितने पर्सन रहने वाले थे, वो हमारे पास में, तो A से पहले हमारे पास में 13 पर्सन रहने वाले थे। तो 13 पर्सन में देखो कौन से आएंगे, 2 तो ये आ जाएंगे, एक C आ जाएगा। तो यानी इससे पहले जो पर्सन रहने वाले थे वो क्या है, 10 पर्सन रहने वाले थे। तो ये कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई कि 13 पर्सन दिखाने हमें, तो 2 तो ये हो गए, एक ये हो गया और 10 ये हो गए। तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 13 पर्सन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो कंडीशन थी हमारी इस हिसाब से बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितने हमारे पास में पर्सन रहने वाले हैं। तो गिन के देखिए आप कितने हो जाएंगे, 10 2 12 4 16 और 3 19। यानी अगर हम सबको ऐड करते हैं तो 10 2 12 4 16 प्लस में 3 19, तो 19 तो सीधे हो गए। उसके अंदर CA B और 3 ऊपर आ जाएंगे। तो यानी मेरे हिसाब से जो कम से कम पर्सन रहने वाले थे वो 22 रहने वाले थे, यानी इसका ऑप्शन A सही माना जाएगा। ठीक है जी, तो थोड़ा पजल करने वाला क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि A, B and C are 3 places such that there are 3 different road from A to B। तो A से B के बीच में कितनी रोड जाती है, 3 रोड जाती है। ओके, उसके बाद में 4 रोड किसके बीच में जाती है, B और C के बीच में, यानी कितनी रोड है, 4 रोड। उसके बाद में A और C के बीच में हमारे पास में कितनी रोड है, B to C, 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम A to C, यानी A से C के बीच में जो है वो 3 रोड हमारे पास में रहने वाले हैं। ओके, तो आगे देखिए हमें किस प्रकार से इसका आंसर निकालना है। तो हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन वन ट्रैवल फ्रॉम A to C, तो यूजिंग दीज रोड, यानी A से C जाना है तो हम क्या करते हैं, A को ऊपर रख लेते हैं। ओके, ऐसा हो सकता है वो A से B हो और B से C आ जाए, यानी कुछ ऐसा चल सकता है A से B चले, B से C चले, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधा A से C भी आ जाए। अगर वो A से B जाएगा तो उसके पास में 3 रोड है, अगर B से C जाएगा तो उसके पास में 4 रोड है। तो यानी अगर मैं इन दोनों की बात करूं, पहले इन दोनों की बात करूं, तो यानी वो 12 तरीके से क्या जा सकता है, उनके पास में जा सकता है, C के पास में A। लेकिन A से C तक जाएगा तो उसके पास में बस एक सिंपल 3 ही रोड है, वो तीनों रोड में से कोई भी चॉइस कर सकता है, चूज कर सकता है। तो यानी 3 रोड हमारे पास में ऊपर हो जाएगी। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारा जो ऑप्शन C है, ऑप्शन C सही हो जाएगा। तो यानी वो 15 तरीकों से क्या कर सकता है, जहाँ भी जाना है वो जा सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी हमारे चैनल पे एक सीरीज़ ख़त्म हुई है, कौन सी परसेंटेज की, जिसके हमने 5 अलग अलग वीडियो बनाई है और उसमें हमने सब क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करवाया है। लगभग उसके अंदर हमने 50 क्वेश्चन करवाए हैं और 50 क्वेश्चन जो है परसेंटेज के 50 तरीकों को रिप्रेजेंट करते हैं कि 50 क्वेश्चन किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। जो भी हमारी इस परसेंटेज की सीरीज को देखता है तो उसको परसेंटेज से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं हमारी वीडियो में से संबंधित है, तो आप देख सकते हैं। तो द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टन आइटम वॉज 25। ओके,
देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। तो रिजल्ट क्या रहेगा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो हमें ये बताना है। तो हम यहाँ पे लेट कर देते हैं भाई कि हमारे पास में कोई अमाउंट था 100, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, कितना 20%। तो लो जी हमने इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो गया 125 और बाय में 100। उसके बाद में नेक्स्ट बोला गया कि हमें 20% डिक्रीज करना है, कोई बात नहीं जी हम डिक्रीज भी कर देते हैं, डिक्रीज कर दिया। उसके बाद में हमें क्या पता है कि 10% दोबारा से इंक्रीज करना है, लो जी हमने दोबारा से इंक्रीज कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन को सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। 25 की टेल में ये 5 पे ख़त्म हो जाएगा, ये 4 पे ख़त्म हो जाएगा, इसको आप 2 पे काट सकते हैं। तो 5 2 10 और 11 110। तो हमें क्या पता चला, सब कुछ कंडीशन लगाने के बाद में हमारे पास में जो अमाउंट निकल कर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 110 आने वाला है। तो स्टार्टिंग में कितना था 100%, अब कितना आया 110, तो यानी 10% की इंक्रीमेंट होने वाली है। तो इसका आंसर बी आपके सामने आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो करते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स। तो यानी जो भी अल्फ़ाबेट का ऑर्डर उसको रिवर्स कर दिया जाए, एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजिशन इट्स ऑक्यूपाइज, देन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो होगा इनमें से लखनऊ को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे जो मेन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, या तो आप इसमें आपको पता ही होगा जो भी रीजनिंग करता है, तो इजोटी और बगल कव की ट्रिक होती है, एक इजोटी और बगल कव, आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो या तो आप इन दोनों से कर लीजिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ABCD लिख लीजिए, इतना तो आता ही होगा हमें, ABCDE FGHIJKLMNO आएगा यहाँ पे, PQRSTUVWXYZ। तो हमें बनाना किसको है, तो वो भी लिख लीजिए, ठीक है जी। हमें बनाना है लखनऊ को, LUCKNOW। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इजोटी, तो इजोटी में होता है 5 10 15 20 25। तो जे से मैं पता चला कि 10 नंबर पे आता है, आगे 11 और एक 12, यानी अगर हम सीधा काउंट करें तो हमें ये पता चलेगा जो L है वो सीधे से 12 नंबर पे आता है। तो अब रिवर्स कर दिया हमने, तो इसका अंदर जेड तो पहले पे काउंट होगा। तो अब बगल कब भी देख लीजिए क्या रहने वाला है, 5 10 15 20 और 25, यानी जो L है वो पीछे से 15 नंबर पे रहने वाला है। तो यानी अगर हम बात करें तो मेरे को ये पता चलेगा L जो है पीछे से 15 नंबर पे रहने वाला है, तो ये 14 पे, ये 13 पे, ये 12 पे। तो पीछे से अगर हम बात करें तो O जो रहा होगा वो 12 डिजिट पे रहा होगा। अब U की बात करते हैं, तो U जो है हमारे पास में इजोटी के हिसाब से कितने नंबर पे आया होगा, तो ये 21 नंबर पे आया होगा। कितने पे, 21 पे, यानी 5 हमने छोड़ दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से भी 5 छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ से 5 छोड़ते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि जो F है वो 21 प्लेस पे आने वाला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा 21। तो देखो कुछ आ रहा है, तो OF हमारे पास में बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बना लेते हैं, X भी हो जाएगा। तो एक आप C के साथ में X भी रख दीजिए। उसके बाद में P भी हो जाएगा, M भी हो जाएगा, ठीक, P भी हो जाएगा, M भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सेम आ रहे हैं तो उसको तो बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद में L भी हो जाएगा। अब हमारे को देखना है कि E और D में से कौन सा रहने वाला है। तो आप W को चेक करिए। अगर मैं W की बात करूं तो टोटल 20 कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो हमें क्या छोड़ने हैं, 3 छोड़ने हैं। अगर मैं 3 छोड़ता हूं पीछे से तो A B C छोड़े जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो यानी जो ऑप्शन इसका
डी है वो सही रहने वाला है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एन आइडेंटिटी कार्ड हैज़ द नंबर ए बी सी डी ए एफ जी नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर, देयर ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 जो भी 7 8 9 दिए गए। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 से डिविजिबल होगा। आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। After deleting 2 digit from the right of original number, the resulting number is divisible by 5. After deleting 3 digit number from the right of the original number, the resulting number is divisible by 4. तो इस प्रकार से हमें ये सारी की सारी कंडीशन दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, तो हमारे पास में जो इसका आंसर होगा निकालने के लिए भी हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखा तो इसके अंदर 2 कंडीशन बनती है हमारे पास में, यानी 2 पॉसिबल कंडीशन बनती है। तो एक के अंदर जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है और दूसरे में जो आंसर आ रहा है वो 14 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका उत्तर ए सही रहने वाला है। तो हमारे पास में जो आंसर आने वाला है वो ए 8 आंसर होगा इसका। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारे पास में काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए क्या बोला गया है कि द डिजिट 1 to 9 आर अरेंज इन 3 रो इन सच अ वे that each row contain 3 digits and the number form in the second row is twice the number form in the first row. Okay, आगे बोला गया and the number form in the third row is thrice। तो हम पहले क्या करते हैं, जो भी कंडीशन दी गई ना उसको हम लिख लेते हैं। ओके, थोड़ा इजी रहेगा। तो हमें बोला गया 1 to 9 आर अरेंज इन 3 रो, 3 रो में अरेंज करना है। तो लो भाई हम अरेंज कर देते हैं, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। आगे बोला गया हमें ईच रो कंटेन्स 3 डिजिट, तो प्रत्येक में क्या रखने हैं, हम 3 डिजिट रखने हैं। तो क्या रखने हैं, हमें 3 डिजिट रखने हैं, इनके अंदर सभी में 3 डिजिट आएंगे। ओके, एंड द नंबर 3 डिजिट एंड द नंबर फॉर्म इन द सेकंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म इन द फर्स्ट रो। यानी जो फर्स्ट में हमारे पास में कोई भी नंबर बनेगा तो जो सेकंड वाला क्या होगा वो ट्वाइस होगा। एंड द नंबर फॉर्म इन द थर्ड रो इज थ्राइस, और जो तीसरी में बनेगा और वो क्या होगा उसका 3 टाइम्स हमारे पास में मिलेगा, किसका, फर्स्ट रो का। उसके बाद में बोला गया रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो ये जो कंडीशन रहने वाली है ना, ये मेन कंडीशन रहने वाली है। इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट 2 3 7 एंड 9 आर अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो। और हमें क्या बोला गया कि आप पहली रो में 2 3 7 9 इन 4 डिजिट का ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और डिजिट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हाउ मैनी सच कम्बिनेशन आर पॉसिबल टू बी अरेंज इन द 3 रो। तो इनमें हमारे पास में जो पॉसिबल रहने वाले हैं वो कौन सा रहने वाला है। ओके, तो हम बात स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या बोला गया था कि पहली रो में क्या क्या हमारे पास में आना चाहिए। तो पहली रो में हमारे पास में आना चाहिए 2 3 7 9। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। ओके, मैंने ले लिया 2, ले लिया 3 7। तो सबसे पहले मैं 7 लेके चलता हूँ। ओके, तो अब आपको पता है क्या बनेगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा और या फिर हमारे पास में 9 आएगा। तो हम सबसे पहले 7 लेके चलते हैं, 2 3 7। ये पहली रो हो गई। सपोज करिए अगर मैं इसकी दूसरी रो की बात करूँगा तो ये क्या होना चाहिए, उसका डबल होना चाहिए। तो मैं जब इसकी डबल करता हूँ तो हमारे पास में आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 2 7 4 7। तो क्या आ जाएगा 4 7 4। तो जो मेन कंडीशन थी उसमें क्या था कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो ये नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद में हम क्या लेके चलते हैं, उसके बाद में हम लेके चलते हैं 2 3 9। तो ये पहली रो। अगर दूसरी रो की बात करूँगा तो दूसरी रो में क्या बन जाएगा, दूसरी रो में बनेगा 4 7 8। लो जी, दूसरी कंडीशन सेटअप। तीसरी कंडीशन क्या थी, इसका 3 टाइम्स था, तो ऊपर वाले का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 7 1 7। तो अब देखिए दोबारा से हमारे पास में क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके बाद में आप क्या लेके चलेंगे, 9 वाला भी लेके चलेंगे। तो 9 वाला केस उठाइए 2 7 9। तो हम तो ये बना सकते हैं ना। अगर मैं इसका डबल करता हूँ तो डबल क्या आ जाएगा हमारे पास में, डबल आ जाएगा 5 5 8। तो अगेन हमारे पास में नंबर की रिपीटेशन हो रही है, तो ये वैल्यू नहीं होगी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब नई रो दोबारा बनाते हैं, दोबारा कंडीशन लगाते हैं। तो दोबारा कंडीशन लगाएंगे तो इस बार हम क्या करते हैं,
3 को सबसे पहले रखते हैं। ओके, 3 को मैंने क्या रखा, सबसे पहले रखा। उसके बाद में वही चीज़ हमारे पास में हमें देखने को मिलेगी 2, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9। तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। ओके, जब मैं इसका डबल करूँगा तो डबल करने पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, 6, 5, 4। तो यानी ये इसका हमारे पास में डबल हो गया। ओके, उसके बाद में अगर हम दोबारा बनाते हैं तो हमारे पास में क्या बनेगा, इसका 3 टाइम्स करना है पहले वाली रो का। तो 3 टाइम्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, 9, 8, 1। तो अब हमें ये पता चला कि जो अरेंजमेंट बनानी है, तो मैंने जितनी भी ये क्वेश्चन सोल्व करके देखे, इसके बाद में मैंने यहाँ पे 9 भी लगा के देखा है। तो ये जो कंडीशन होगी, बस यही एक कंडीशन ऐसी है जो ऊपर वाली सभी कंडीशन को फॉलो करती है, उसके अलावा कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करती है। तो इसका आंसर हमारे पास में डी आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आपके वो अब आपको तरीका तो समझ आ गया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9 लगा के देख सकते हैं, ये 7-2 कर सकते हैं और 9-2 भी करके देख सकते हैं। अगर आपकी पॉसिबल कंडीशन बनती है तो आप चेक कर लेना, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर डी ही रहने वाला है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी एक लाजवाब क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए क्या बोला गया, एक्स एंड वाई रन इन 3 किलोमीटर। तो कितना चलना है, 3 किलोमीटर चलना है। तो पहले लिखते जाइए, किस में चलना है, एक सर्कुलर पाथ में चलना है। ओके, कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर, लेकिन जो इसकी पूरे की जो लेंथ रहने वाली है वो कितने रहने वाली है, 300 मीटर रहने वाली है। इफ़ दे स्टार्ट टूगेदर एट द सेम डायरेक्शन, तो हाउ मैनी would same direction, तो how many would the first one pass the other। तो यहाँ पे 2 पर्सन दिए गए हैं, उनके बीच में जो स्पीड का रेशियो है ना, जो स्पीड का रेशियो है वो क्या है, वो रेशियो रहने वाला है 3:2 का। ओके, अब देखो 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर का मतलब हुआ 3000 मीटर। ओके, अगर 3000 मीटर हुआ और यहाँ पे एक राउंड 300 मीटर का है, तो यानी हमें ये पता चला कि टोटल 10 राउंड लगेंगे। हमें क्या पता चला, टोटल 10 राउंड लगेंगे। और हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में 2 बंदे x और y है, यानी अगर y 2 राउंड लगाएगा तो x क्या लगाएगा, 3 राउंड लगाएगा। तो ये इसी रेशियो में आगे आगे राउंड लगाते जाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन निकालते हैं, क्या आंसर हमारे पास में रहेगा। अगर x 2 राउंड लगाता है तो y हमारे पास में क्या लगाएगा, 3 राउंड लगाएगा। तो यानी जो पासिंग होगी, अगर ऐसी कंडीशन होती तो वो एक बार उसको पास कर जाएगा। ओके, वहीं पे अगर y जो है वो 4 राउंड लगाता, y अगर 4 राउंड लगाता तो x कितने राउंड लगाएगा, तो x तो भाई 6 राउंड लगाएगा। तो यानी y को कितनी बार पासिंग कर जाएगा, 2 बार पास कर जाएगा। उसके बाद में अगर ये 6 राउंड लगाता तो ये कितने राउंड लगाता, ये 9 राउंड लगाता। अगर 9 राउंड लगाएगा तो हमारे पास में 3 बार पासिंग कर जाएगा। ठीक, और अगर मैं बात करूं किसके, चौथे राउंड की बात करूं, तो अगर चौथे राउंड में ये 8 राउंड लगाएगा तो इसका मतलब ये तो 12 राउंड लगाएगा, लेकिन 12 राउंड तो लगाने नहीं हमने, तो इसका मतलब हमारा ये कंडीशन नहीं बनेगी। तो जो इसका आंसर रहने वाला है कि भाई वो उसको कितने टाइम पास कर जाएगा हमारे पास में, तो लगभग उसके बाद में वो नया अपना राउंड स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास में सी ऑप्शन सही आ जाएगा, यानी वो उसको 4 टाइम मैक्सिमम जो भी होगा उसको पासिंग कर जाएगा। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड नंबर एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें ये बताना कि कितने ऐसे नंबर होंगे जो 3 अंकों की संख्याएं होंगी और साथ में वो क्या करेंगे, 5 की टेल में जाने चाहिए। तो उसने बोला देखो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल रहने वाला है। तो 3 डिजिट की वैल्यू रहने वाली है और वो 5 की टेल में जाना चाहिए, तो या तो 5 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया कि ओड वैल्यू रहने वाली है। अगर ओड वैल्यू रहने वाली है तो जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 0 नहीं आ सकते। अब जो बाकी हमारे पास में 2 प्लेस रह गए हैं, तो 2 प्लेस में कौन आ सकता है, 2 प्लेस में आ सकता है 1, 3, 7 और 9। और उसने ये कहा है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट होता तो हमारे पास में 5 भी आ जाता, बट यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास में 4 वैल्यू बच गई है। अब इन 4 वैल्यू में से 2 प्लेस है, ओके, और दोनों प्लेसों को मैं आगे पीछे कहीं भी लिख सकता हूँ। तो इनटू में क्या कर दूंगा, मैं 2 फैक्टोरियल कर दूंगा। ठीक,
तो आप इसको सोल्व कीजिए। तो जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ही लिख सकता हूँ। और आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 काट दीजिए, तो हमारे पास में आंसर जो आएगा वो 12 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझाया होगा। काफ़ी क्वेश्चन आए हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में से, और जो हमारे पास में बाकी क्वेश्चन रह गए हैं इस सीरीज से संबंधित, वो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ये स्लाइड है काफ़ी लंबी स्लाइड हो गई है, और हमारे चैनल के ऊपर अभी परसेंटेज की सीरीज़ ख़त्म हुई है और अब हम एक नई सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।